झालं. अनंत कब शुरू करना है मुझे बता देना. ओके सर, ओके। ओके, बस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, मुझे बता देना, मैं हूँ ऑनलाइन. ओके सर। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवंडी महानगर द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस वेबिनार 2.0 में मैं आनंद झा आप सभी का स्वागत करता हूं। और कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को सही दिशा निर्देशन या सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, खासकर करियर को लेके। तो इस कारणवश विद्यार्थियों के दिमाग में कई सारे संभ्रम का निर्माण हो रहा है। विद्यार्थी अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और उनके दिमाग में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं अपने करियर को लेके। तो इन प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थियों को मिले और उनका कन्फ्यूजन दूर हो, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवंडी महानगर द्वारा पिछले 2 सालों से करियर गाइडेंस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे वेबिनार का पहला दिन है और आज का विषय है इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन आर्ट एंड डिज़ाइन। और इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ प्रोफेसर मारुति सेलके जी जुड़े हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले प्रोफेसर मारुति सेलके जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो मारुति सेलके जी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रोफेसर है। सर प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में 26 सालों से एक्टिव है। सर कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज में सोलो और ग्रुप परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसके अलावा सर ने कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल आर्ट फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट किए हैं। सर ने कई सारे आर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और सर को इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। सर राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के जनरल काउंसलिंग मेंबर भी है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मुंबई में एडवाइजर कमेटी के मेंबर भी है। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में। धन्यवाद. और धन्यवाद आनंद. इसी के साथ हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सभी व्यूअर्स को कुछ सूचना देना चाहता हूँ कि सभी कृपया करके अपना माइक और वीडियो ऑफ करके रखें और कोई भी कृपया करके स्क्रीन ना शेयर करे और लास्ट तक इस वेबिनार में जुड़े रहे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और अच्छा गाइडेंस मिल सके आपको और आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए आप लास्ट तक हमारे से जुड़े रहे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसको एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके अंदर आप अपने प्रश्न अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो सर आप रेडी हो? हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैं सर। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हूँ, असुविधा के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज. मेरी एक 12 बजे की मीटिंग थी जो खत्म होनी चाहिए थी एक्चुअली 3 बजे, लेकिन थोड़ा सा लंबा समय चलने की वजह से मैं थोड़ा सा घर पहुंचने में लेट हो रहा हूँ, तो मैं ट्रैवलिंग में हूँ. तो अगर नेटवर्क का कोई इश्यू आता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मुझे प्लीज. ठीक है. ओके सर, ओके। हाँ. ओके ओके. तो सर शुरू हमारा करते हैं. पहला क्वेश्चन
कि सर आर्ट क्या होता है एग्जैक्टली, आर्ट और डिजाइन क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है? ओके तो क्या आप ये ओके समझा सकते ओके हैं ओके। हमारे ठीक है पार्टिसिपेंट्स ठीक है को? ठीक है। आ, देखो, आर्ट का मतलब और डिजाइन का मतलब, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए इतना समय एक्चुअली काफी नहीं है, क्योंकि आर्ट का मीनिंग बहुत लंबा होता है। लेकिन आर्ट और डिजाइन में जो फर्क है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। हाँ, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके ओके ओके। डिजाइन एक अरेंजमेंट है अलग अलग फॉर्म्स की, या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे दिखने का कारण उनकी एक टिपिकल अरेंजमेंट होती है, और वो अरेंजमेंट मतलब डिजाइन है। अब ये डिजाइन आर्ट का एक पार्ट है। आर्ट ये पूरी जिंदगी है। जिंदगी जीनी किस लिए है? तो आर्ट के लिए जी जाती है। हम अगर जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो वो आर्ट से आती है, सुकून चाहिए तो वो आर्ट से आता है। और जिंदगी जीने की भी एक आर्ट है, एक कला है। तो ये आर्ट का एक पार्ट है डिजाइन, जिसमें अरेंजमेंट ये उसका बेस है। तो अलग अलग टाइप, यानी अलग अलग टाइप के लाइफ में जितने भी हम लोग जैसे घर सजाते हैं, तो घर में भी चीजों की अरेंजमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसको हम इंटीरियर डिजाइन कहते हैं। हम कपड़े सिलाते हैं तो उसमें भी डिजाइन आती है, वो भी एक टाइप का आर्ट है, जिसको हम टेक्सटाइल कहते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग या बाकी जो सब चीजें जो हमारे सामने आती है, हर सामान डिजाइन किया जाता है और उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग यूज किया जाता है। तो ये सब डिजाइन किए बगैर कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आती है, क्योंकि कोई भी चीज खूबसूरत दिखेगी तो वो यूज करने में आनंद आता है, और आनंद ही हमारे जिंदगी का मकसद है। तो डिजाइन और आर्ट हमारे लाइफ से इस तरह से जुड़े हुए हैं, जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है क्या? और ओके आनंद ठीक सर। है ना? यस सर, यस ओके सर। ओके। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर एक आर्टिस्ट बनने का टैलेंट है, उसके अंदर आर्टिस्ट बनने का गुण है? तो वो उसके बारे ओके में आप बताइए। ओके। ठीक है ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत का जो कल्चर है, इस कल्चर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो आर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग भारत में जन्म लेते हैं, उन्हें आर्टिस्ट बनने की कैपेसिटी पहले से मौजूद होती है। बस उन्हें आगे जिंदगी में कितना स्कोप मिलता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर हमें जिंदगी में आगे स्कोप मिल जाए तो हर कोई आर्टिस्ट बन सकता है इंडिया में। एक चीज मैं आप लोगों के लाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो पुरखे थे, वो सारे के सारे पुरखे कोई ना कोई कला में माहिर थे। जैसे काश्तकार थे, जिन्हें जो पहले खेतों में पानी भरने की जो मोट कहते हैं, मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे वर्ड एग्जैक्टली पता नहीं है, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी पता नहीं। तो जब पानी भरा जाता था तो मोट चलाने के लिए गाना गाया करते थे। हल चलाते थे, उस वक्त भी कुछ गाना गाया करते थे। गाय जो आटा पीसती थी, जो धान्य पीसती थी, और उस वक्त जो जाता है या जो कुछ पीसने के लिए जो औजार यूज करते थे, उसमें जब वहां पे भी कुछ गाने, या ओवी कहा जाता है मराठी में उसको, तो वो गाया जाता था। इसके अलावा जो रंगोली है, या हमारे अलग अलग पूजा विधि है, उसमें जो कुछ फॉर्म यूज किए जाते हैं, वो आर्ट से रिलेटेड है, और हर घर में हर व्यक्ति इससे जुड़ी हुई है, जिसके वजह से हमारे जिंदगी में पहले से आर्ट मौजूद है। तो और ये आजकल की नहीं है, कई हजार वर्षों से हमारी जिंदगी में आर्ट जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारे देश में जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति आर्टिस्ट बनने के काबिल है, या उसमें वो कैपेसिटी मौजूद होती है। अब बस फिलहाल के कंपटीशन के दुनिया में, कंपटीशन में आगे आ पाए, ये जो टैलेंट है आर्ट का, ये समझने के लिए
हमारे अंदर ये है या नहीं ये समझने के लिए हम जो कुछ आर्ट में थोड़ा बहुत जिसको थोड़ा सा लगाव है, या फिर कोई आर्ट पसंद है, या हम कोई ड्राइंग करना चाहते हैं और वो हमें खुद को अच्छा लगे ऐसा लगता है, हम कुछ गाना गाना चाहते हैं और वो हमें खुद को अच्छा लगता है, या कोई भी अलग आर्ट में हमें अगर खुद को वो आर्ट अच्छी लगती है, वो हर कोई आर्टिस्ट बन सकता है। उसके लिए बहुत अलग से कुछ टैलेंट चाहिए या दुनिया में हटके चाहिए, ये अपेक्षा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज सीखे बगैर उसमें माहिर नहीं होते। और आर्ट तो ऐसी चीज है कि जितना रियाज करोगे उतना उसमें माहिर होते जाते हैं। तो सीखने के बाद रियाज, ये पेशेंस जिसमें है वो हर कोई यहाँ आर्टिस्ट बन सकता है इंडिया में जिसने जन्म लिया है। मैं ये बाकी कंट्रीज के लिए बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया के बारे में ये बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ जन्मा हुआ हर इंसान आर्टिस्ट बनने को काबिल है। ओके सर। तो सर अगर हमें पता चल गया कि हमारे पास ये टैलेंट है आर्टिस्ट बनने का, हम अगर इस चीज़ को पता कर लिए तो इसमें हम आगे हाँ, कैसे जाएंगे, आगे हम इसमें कैसे करियर बिल्ड करने का सोचेंगे? ओके 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 ओके। देखो अभी अपने यहाँ पे दृश्य कला में हमारे स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, हर स्टैंडर्ड में ड्राइंग सब्जेक्ट है, डांस ड्रामा म्यूजिक सब्जेक्ट है, क्राफ्ट सब्जेक्ट है। और इन सारे सब्जेक्ट में हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। अब कुछ लोगों को शायद 10th तक नहीं होगा, 8th तक होगा, कुछ लोगों को 7th तक होगा, लेकिन फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड से लेकर 7th 8th या 10th स्टैंडर्ड तक हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की हुई रहती है। हर स्कूल में एक ड्राइंग टीचर भी दिया जाता है, और वो ड्राइंग टीचर या जो आर्ट टीचर होगा, वो आर्ट टीचर हमारे अंदर जो भी गुण है कला के, उसको निखारने का काम करता है। और हमने जो भी आर्टिकल या जो भी चीजें हमने बनाई है पढ़ाई के दरमियान, वो सारे चीजों का मूल्यमापन किया जाता है। उसमें जिसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिनकी सराहना होती है, वो सारे जान जाते हैं कि हमारे में कुछ ना कुछ आर्ट है, इसीलिए हमारे जो आर्ट टीचर है वो हमारी सराहना करता है या फिर हमें अच्छे मार्क्स देता है। ये तो एक जरिया हो गया। दूसरा एक जरिया ऐसा होता है कि जिसको आर्ट दिल से पसंद आती है, कोई भी टाइप की हो, वो हर कोई आर्ट में करियर करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि हमें तभी दिल को छूती है कोई भी चीज जब उसका कोई अंश हमारे अंदर रहता है। तो वो तो खुद को पता चलेगा, या तो ये टीचर आपको बताएगा या फिर दूसरा खुद उसको जांच पाओगे। तीसरा एक और जरिया है, अपने यहाँ अलग अलग आर्ट गैलरीज है। आप सब लोगों ने अपने यहाँ अगर हर शहर में देखा होगा तो बहुत सारे आर्ट गैलरीज है। वहाँ पे हर हफ्ते नया एग्जीबिशन लगता है, वहाँ पे अच्छे रिनाउंड आर्टिस्ट आके अपने एग्जीबिशन करते हैं। वो एग्जीबिशन देखने अगर हम जाते हैं तो वहाँ के कलाकारों से अगर हम बात करेंगे तब भी हमें आइडिया आ जाएंगे कि भाई हमारे अंदर कुछ स्पार्क है या नहीं है। अगर उनकी बातें हम समझ पाते हैं, उनसे साझा कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करके ये सब जान सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारे लिए और एक सुविधाजनक चीज ऐसी है कि हमारे यहाँ करीब करीब हर स्टेट में, हर जिले में आर्ट स्कूल बना हुआ है। आर्ट स्कूल मतलब जहाँ पे आर्ट सिखाया जाता है। अब उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। अगर हम लोग वहाँ पे भी जाके, उनका एक एनुअल एग्जीबिशन होता है हर साल, साल खत्म होने को जब आता है तो एक आध 1.5 महीना पहले जो स्टूडेंट ने साल भर किया हुआ काम होता है वो डिस्प्ले किया जाता है। तो जितना अच्छा वर्क है उनका साल भर किया हुआ, वो सारा काम वहाँ डिस्प्ले होता है। वो अगर हम देखने जाएंगे, वहाँ के छात्रों से, वहाँ के टीचर से अगर हम बात करेंगे, और वो काम अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वो थोड़ी सी कैपेसिटी है काम करने का, थोड़ी सा जज्बा है हमारे पास उस तरह का काम, या फिर थोड़ा टीचर से बात करेंगे तो हमें अपने आप आइडिया आ जाएंगे कि हम उतने कैपेबल है या नहीं है। नॉर्मली सभी होते ही है। ओके सर। तो हाँ, सर सब्जेक्ट कैसा है और इसके अंदर कैटेगरीज क्या है, तो आप हमारे व्यूअर्स को इसका जानकारी दे सकते हैं? देखो आनंद, मुझे लगता है कि अभी ना हम लोग थोड़ा सा विजुअल आर्ट पे बात करेंगे, क्योंकि डांस ड्रामा म्यूजिक ना ही तो मेरा क्षेत्र है, ना ही उसमें मेरी मास्टरी है। लेकिन हम लोग विजुअल आर्ट पे बात करेंगे, जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें आती है। उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। स्पेशली महाराष्ट्र में जितने भी डिग्री कॉलेजेस है, वो सारे डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक सीईटी नाम की एग्जाम होती है।
ये सीईटी हमारा 12th का एग्जाम होने से पहले उसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरा जाता है, और 12th की एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने से पहले सीईटी एग्जाम हो जाती है। और उस सीईटी के जरिए जिनको सीईटी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता है। इस सीईटी में 4 पेपर होते हैं, जिसमें 3 प्रैक्टिकल होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कुछ चीजें हमारे सामने रखी जाती है, कुछ नेचुरल या मैनमेड चीजें हमारे सामने रखी जाती है और उसका हमें ड्राइंग करने के लिए कहा जाता है। जो ड्राइंग पेंसिल में करके उसको पेंसिल से ही रेंडरिंग करने को दिया जाता है। दूसरा होता है डिजाइन। इसमें 2 डायमेंशनल 2D डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। जो डिजाइन की जो अरेंजमेंट करते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा एडवांस टाइप का रहता है, जिसमें अरेंजमेंट की कुछ अच्छे तरीके हो, उसमें कुछ रेंडरिंग, कलर रेंडरिंग के कुछ अच्छे टेक्निक्स हो, उसको मार्क दिए जाते हैं। मेन अरेंजमेंट को ध्यान दिया जाता है, उसमें जो एलिमेंट्स या उसमें जो फॉर्म्स यूज किए जाते हैं उसकी आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, उसके अरेंजमेंट में क्या आप लोग अरेंजमेंट करते हैं उसके बारे में देखा जाता है। आपका रेंडरिंग करने का जो तरीका है उसमें आप इंटरेस्ट है, आपने कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसको मार्क दिए जाते हैं। तो डिजाइन के बाद मेमोरी ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारे मेमोरी से रिलेटेड या फिर यानी हमारा गांव, हमारा घर, हमारे स्पोर्ट्स, हमारा शहर, हमारे रेगुलर एक्टिविटीज, ऐसे टॉपिक को लेके कोई सब्जेक्ट दिया जाता है। इसमें शायद एक आधा सब्जेक्ट पौराणिक भी हो सकता है, एक आधा ऐतिहासिक भी हो सकता है, कुछ फैंटेसी भी हो सकती है। ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर सब्जेक्ट दिया जाता है। तीन सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेके हमें मेमोरी ड्राइंग किया जाता है, जो हम स्कूल में जो करते हैं। फर्स्ट में तो नहीं मेमोरी ड्राइंग दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली 3rd स्टैंडर्ड से लेके 10th तक जो भी मेमोरी ड्राइंग के सब्जेक्ट हम लोग करते हैं, या फिर इंटरमीडिएट में जो मेमोरी ड्राइंग का सब्जेक्ट दिया जाता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देके मेमोरी ड्राइंग करने को दिया जाता है। इसको समय बहुत कम रहता है एक्चुअली, लेकिन उतने समय में मेमोरी ड्राइंग की असाइनमेंट कंप्लीट कलरिंग करके जो दे पाता है, और जिसमें थोड़ा सा ह्यूमन फिगर्स होते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का पार्ट आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में इमारतें, रास्ते या जो भी बाकी ग्राउंड है, झाड़ है, ये सारी चीजों का थोड़ा सा जो ड्राइंग आता है, ये सबको देखा जाता है। तो इसके साथ साथ अगर आप लोग जनरल नॉलेज जो होता है थोड़ा सा, इसमें आर्ट से रिलेटेड, जैसे एनिमेशन है, कंप्यूटर है, या फिर फंडामेंटल ऑफ आर्ट है, कलर थ्योरी है, आर्ट हिस्ट्री है, या फिर कुछ आर्टिस्ट है पुराने हिस्ट्री में से, इन सारे के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और शायद 40 मिनट का पेपर होता है, और उसमें हर साल नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं है। तो इन सारे सवालों के जवाब देके उसके, और ये 3 प्रैक्टिकल के हमारे पहले पेपर हुए हैं, उन सबके मार्क्स मिला के मेरिट दिया जाता है। और जो अच्छे मेरिट में आता है, 200 मार्क टोटल होते हैं, 200 में से जिसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसको अच्छा कॉलेज मिलता है, और जितने ग्रेड्स कम आते जाएंगे वैसा अपने चॉइस से कॉलेज मिलता जाता है। हमने पहले चॉइस लिखनी पड़ती है हमको कॉलेज की। एक्चुअली कॉलेज में भी अपने यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 आर्ट कॉलेज है महाराष्ट्र में। एक जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें 2 कॉलेज है, एक अप्लाइड आर्ट है, एक फाइन आर्ट है। एक नागपुर का काय नाव आहे रे नागपूरच्या कॉलेजचं? नहीं, शासकीय चित्रकला महाविद्यालय नागपुर, जिसका अभी नाम 2 साल पहले कुछ चेंज हुआ है, आर्ट एंड डिजाइन, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। और औरंगाबाद का गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, ये के 2 एक जगह पे, और औरंगाबाद और नागपुर, ये 4 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं। इन प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज सबके लिए मिला के ये सीईटी होती है। जिसको परसेंटेज अच्छे मिलेंगे उसको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में नंबर लग सकता है, और इसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेजेस है, या फिर जो औरंगाबाद और नागपुर का कॉलेज है,
उसमें आपको इनमें से कोई भी कॉलेज में आपका नंबर लग सकता है। अगर आपको परसेंटेज अच्छा है तो आपके चॉइस का कॉलेज मिलेगा, अगर परसेंटेज कम मिलेंगे तो शायद आपके चॉइस से थोड़ा सा हटके कॉलेज मिल सकता है, या आप जहाँ रहते हैं वहां से नजदीक का भी कॉलेज मिल सकता है अगर अच्छे मार्क्स मिले। जे को प्रेफरेंस फर्स्ट दिया जाता है नॉर्मली। ओके सर। नेटवर्क तो क्लासेस सर का। हाँ हाँ। ये कॉलेजेस में कौन से कोर्स लेने पड़ते हैं आर्ट के लिए, स्पेशली एक बार विजुअल? क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? हाँ सर, सर ये कॉलेजेस में कौन से कोर्स लेने पड़ते हैं आर्ट में करियर बनाने, कौन से कोर्स हमको लेना पड़ेगा कॉलेजेस में, आर्ट के कॉलेजेस में? एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद नेटवर्क थोड़ा सा कम है इसलिए। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को ठीक से? यस सर, मैं फिर से रिपीट आवाज करता ठीक हूँ। से। हाँ हाँ, जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना प्लीज। हाँ सर, तो हाँ बोलो। कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे हमें आर्ट में करियर बनाने के अच्छा लिए, अच्छा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। कौन ओके सा ओके है? ओके ओके ओके। देखो इसमें दो तो डायरेक्टली, एक अप्लाइड आर्ट और एक फाइन आर्ट, ये तो दो डिवीजन डायरेक्ट डायरेक्ट है। इसमें अप्लाइड आर्ट में एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें फोटोग्राफी है, इलस्ट्रेशन है, कैलीग्राफी है या टाइपोग्राफी है। प्रिंटिंग के कुछ थोड़े बहुत उसमें पार्ट है। प्रिंटिंग का वैसे अलग से भी कॉलेज आता है, लेकिन उसमें कुछ प्रिंटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। ज्यादातर एडवर्टाइजिंग को लेकर जितने भी विधाएं हैं वो सारी अप्लाइड आर्ट में पढ़ाई जाती है। अप्लाइड मतलब कमर्शियल आर्ट। और दूसरा जो फाइन आर्ट है उसमें एक्चुअली कमर्शियल और फाइन आर्ट का मेन बेसिक फर्क है ना, वो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। कमर्शियल आर्ट में लोगों के सोच को सामने रखते हुए काम किया जाता है, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज अगर बेचनी है तो लेने वाले के विचारों को समझते हुए हमें काम करना पड़ता है। हमारी आइडिया होती है, हमारा क्रिएशन होता है, लेकिन सामने जो लेने वाला है उसके दिमाग को पढ़ते हुए या उसको समझते हुए हमें काम करना पड़ता है। और जो फाइन आर्ट होता है उसमें सिर्फ अपने दिल को जो भाता है लगती है, या हमें जो चीज बुरी लगती है, बस इसी का हम लोग सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी को हम लोग सिर्फ अपने पेंटिंग में उतारते हैं। ये दोनों में बेसिकली फर्क है। और फाइन आर्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसमें पोर्ट्रेट आएगा, प्रिंट मेकिंग आएगा, म्यूरल आएगा। इसके अलावा स्कल्पचर है। स्कल्पचर में भी अलग अलग मीडियम आते हैं, जैसे स्टोन है, वुड है, मेटल है। इसके अलावा ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एडमिशन लिए जाते हैं। सिरामिक के लिए अलग है, स्कल्पचर के लिए अलग है, इंटीरियर डिजाइन के लिए अलग है, इंटीरियर के बाद टेक्सटाइल है, मेटल एंड क्राफ्ट है। तो ये सबके लिए अलग अलग एडमिशन किए जाते हैं। बिल्कुल शुरू में हम लोग जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तभी हमें ये अलग अलग फील्ड में एडमिशन लेना पड़ता है। सबका फंडामेंटल नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन आगे मीडियम और काम करने का तरीका चेंज होता है। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया तो भी फंडामेंटल वही है, और स्किल जो है आपके अंदर का वो हर इसमें डेवलप होता ही है। तो किसी भी फील्ड में अपने चॉइस से या अपने काम करने के तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो अच्छा रहता है। आपका जो कोई ड्राइंग टीचर होगा, या आप लोगों ने इंटरमीडिएट के लिए जहां एडमिशन लिया होगा वहां के जो टीचर्स होंगे उनके साथ डिस्कस करके, या आपका काम उनको दिखा के, आपका सोचने का तरीका उनके साथ चर्चा करके फिर आप लोग ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें अच्छा रहता है। हाँ ना, बोलो तो आप। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करना पड़ता है। तो सर आप हाँ उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि बैचलर ऑफ फाइन हाँ, आर्ट कौन बताता सा हूँ कैसे क्या रहता बताता है? हूँ बताता हूँ। देखो अपने यहाँ महाराष्ट्र में ज्यादातर फाइन आर्ट के जो कोर्सेस है उसके अंदर एक जीडी आर्ट, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन आर्ट, और बीएफए, बैचलर इन फाइन आर्ट, इसके अलावा एक बीवीए मतलब बैचलर इन विजुअल आर्ट, ऐसे कुछ कोर्सेस हैं। इसमें से सभी कोर्सेस में करीब करीब सिलेबस सिमिलर है, पढ़ाने का तरीका भी काफी सिमिलर है, लेकिन जीडी आर्ट जो है उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल को भी उतना ही महत्व देकर आगे बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और जो विजुअल आर्ट है, बीवीए है, उसमें प्रैक्टिकल से
थियरी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ एडमिशन लेने का तरीका करीब करीब सेम है। जो जीडीआर है वो 10th के बेसिस पे होता है। 10th के बाद फाउंडेशन कोर्स है जो 1 साल का होता है। वो फाउंडेशन में एडमिशन लेकर उसके एग्जाम होने के बाद फाउंडेशन में कितने मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना पड़ता है। उसमें नॉर्मली जो मैंने अभी बीएफए के सब्जेक्ट बताए वो सारे सब्जेक्ट उसमें भी होते हैं, और उनमें से जितने आपको मार्क्स है वो हिसाब से आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बीएफए में 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है। वहां पे डायरेक्ट सीईटी के जरिए एडमिशन होने की वजह से आप 12th उसमें आपने जो कुछ इंटरमीडिएट दिया होगा उसमें अगर आपको ए, बी और सी ग्रेड मिलती है, वो अगर ए ग्रेड है तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं, बी ग्रेड है तो 10 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलते हैं, और सी ग्रेड है तो 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलते हैं। ये मार्क्स आपके जो सीईटी के मार्क्स होंगे उसके साथ काउंट करके फिर आपकी टोटल की जाती है। तो वो सीईटी और 12th के मार्क्स एंड इंटरमीडिएट की ग्रेड ये सब मिला के फिर आपका एडमिशन तय होता है। तो जिनको बीएफए करना है उन्होंने पहले इंटरमीडिएट किया होगा तो उसका भी फायदा होता है। ये मैं शुरू में बताना भूल गया था, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। और फिर उसके बाद अगर आपने एक बार एडमिशन लिया तो आपके मार्क के मुताबिक नॉर्मली अप्लाइड को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इमीडिएट इनकम भी शुरू होता है और बाद में भी जॉब मिलना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग को महत्व दिया जाता है क्योंकि उसमें आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद स्कल्पचर को नंबर आता है क्योंकि स्कल्पचर में काम भी मिलता है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। ये दोनों के बीच का कोर्स है। इसके बाद टेक्सटाइल, सिरेमिक, इंटीरियर, मेटल एंड क्राफ्ट ये सब्जेक्ट आते हैं जो अपने स्किल और काम करने का सोचने का तरीका देख के उनमें से तय किया जाता है नॉर्मली। तो ये बीएफए है। विजुअल आर्ट में भी करीब करीब बीएफए जैसा ही है, लेकिन विजुअल आर्ट बहुत कम कॉलेज में जैसे एसएनडीटी में है और एक दो प्राइवेट कॉलेज में जैसा मुझे लगता है आपल्या सिस्पा कुठला विद्यापीठात है, कुछ कॉलेजेस में है जहाँ मुंबई में और महाराष्ट्र में तो एसएनडीटी में भी वे है, बाकी ज्यादा कॉलेज में नहीं है। लेकिन इस टाइप से एडमिशन का तरीका है। एक 10th के बेसिस पे जीडीआर डिप्लोमा है और 12th के बेसिस पे बीएफए है। इसके अलावा और एक कोर्स है जिन लोगों का एज ज्यादा हुआ है या जिन लोगों को बहुत जल्दी जॉब की जरूरत है उनके लिए आर्ट टीचर डिप्लोमा नाम का एक छोटा 2 साल का कोर्स है, जिसके अंदर करीब करीब सारा बेसिक कवर किया जाता है। बेसिक छोड़ के बाकी के डिटेल्स नहीं होते उसमें, ज्यादातर बेसिक है। सारे सब्जेक्ट है जैसे कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, मेमोरी ड्राइंग है, पर्सपेक्टिव है। अब देखो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट बेसिकली सारे जैसे अप्लाइड आर्ट है या कल्चर, सिरेमिक, टेक्सटाइल, इंटीरियर सब में पढ़ाए जाते हैं। तो ये सबका जो बेस है वो सारा ये कुछ कोर्स में रहता है। फाउंडेशन में भी वैसा ही होता है और एटीडी में भी रहता है। क्ले वर्क है, कलर थ्योरी और प्रैक्टिकल है, 2D डिजाइन है, क्राफ्ट है और कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे एजुकेशन थ्योरी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, आर्ट एक्सप्रेशन है जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक की थोड़ी सी थ्योरी है। तो ऐसे कुछ कोर्स किए जाते हैं जिनको नॉर्मली बीएफए में, बीबीए में, जीडीआर में एडमिशन नहीं मिलता। उन लोग पहले 1 या 2 साल का ये कोर्स कर लेते हैं, जैसा फाउंडेशन कोर्स हो गया या आर्ट टीचर डिप्लोमा हो गया, जिसमें हमारी क्या कैपेसिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा चॉइस क्या है, ये हमें पता चलता है और हमारा काम भी अपने आप अच्छा हो जाता है, जिसके वजह से एडमिशन मिलना या सीईटी में अच्छे मार्क्स मिलना मुमकिन हो जाता है। तो इतने सारे कोर्सेस हैं, इनमें से कोई भी एक कोर्स चूज करके एडमिशन किया तो भी आपके आर्ट फील्ड में एंट्री होती है। और एक बार एंटर करने के बाद अपने को चूज करना कि हम लोगों का रुझान किस तरफ है या हम किस में महारत हासिल कर सकते हैं, ये जानना आसान होता जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर अगर ये जरूरी है क्या कि किसी को कोर्स करना जरूरी है, कोर्स करना कंपलसरी है आर्टिस्ट बनने के लिए? अगर किसी ने कोई कोर्स नहीं किया है, उसके पास आर्ट का टैलेंट है, उसको देखो स्किल है, तो वो आगे करियर में कुछ कर सकता है क्या? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। और अपने यहाँ भारत में हुसैन को तो सब लोग जानते होंगे।
हुसैन ने कोई कोर्स नहीं किया था एक्चुअली। वैसे अपने यहाँ और भी कुछ आर्टिस्ट है जो अच्छे रिनाउंड है और जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, जैसे डॉक्टर सुधीर पटवर्धन है। लेकिन क्या होता है कि हुसैन क्या या सुधीर पटवर्धन जी क्या, इन सब लोगों ने या जो भी बाकी के आर्टिस्ट है जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, इन लोगों ने भले एक्चुअल एडमिशन नहीं लिया होगा कॉलेज में, लेकिन एजुकेशन लिया है किसी ने किसी तरह से, कई सीनियर आर्टिस्टों से या आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ रह के या फिर कुछ बार कॉलेज में विजिट कर करके उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया है, काफी अच्छा उसमें काम किया है और उसके बाद वो प्रोफेशनल फील्ड में उतरे हैं। जब तक हम लोग एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं या एजुकेशन नहीं लेते हैं, तब तक ये फील्ड में आप लोगों को क्या करना है ये समझना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे आर्टिस्ट है जो जिंदगी भर आर्ट में काम करते हैं, आर्ट फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनको कभी रास्ता नहीं मिलता, या हम लोग जिस ढंग से जा रहे हैं वहां पे हम लोग टॉप पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा बेसिक ही नहीं हुआ रहता है। क्योंकि बेसिक जब तक हम नहीं जानते तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग, भले ऐसा करना मुमकिन है या हुसैन है या बाकी जो बड़े आर्टिस्ट है उन लोगों ने बिना एजुकेशन के भी टॉप पे पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एजुकेशन लिया था, फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन फॉर्मल एडमिशन लेके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बेसिक में हम लोग कभी पीछे नहीं रह सकते, तो एडमिशन लेना अच्छा होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ओके सर। सर यहाँ पे कुछ जो हमारे व्यूअर्स है, तो कुछ है 10th से नीचे क्लास के, कुछ है 12th से नीचे क्लास के, कुछ अभी अपना अंडर ग्रेजुएट में है, तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट में है। तो आप हर एक लेवल पे बता सकते हो कि आगे ये लोग क्या करेंगे तो इनका करियर बनेगा आर्ट के अंदर, और अपने पैशन को ये प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, अब मैं BFA के क्लास में देखता हूँ तो हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। यानी 12th किया और इमीडिएट आ गए, फिर कोई तो ग्रेजुएशन किया और आ गए, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन अधूरा छोड़ दिया और फिर आर्ट फील्ड में आ गए, कुछ लोग तो मास्टर डिग्री करने के बाद फिर आर्ट फील्ड में आते हैं। एक दो स्टूडेंट तो ऐसे भी देखे हैं कि जिन्हें PhD करने के बाद में किसी और फील्ड में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, उसके बावजूद वो वापस आर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जिनको एक्चुअली दिल से पसंद रहता है आर्ट, वो किसी न किसी जरिए आर्ट में आते ही है। अब आप अभी क्या कर रहे हो या आपने अभी तक क्या सीखा है, लेकिन आपको अगर आर्ट फील्ड में जाना है या अगर तय है या जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो किसी बाकी के कोर्स करके आने के बजाय अगर आप 12th के बाद इमीडिएट आ जाते हैं तो उसका फायदा अच्छा होता है कि हमारे लाइफ के जो ईयर्स है या जो लाइफ है हमारा वो लिमिटेड है। उसमें से अगर हमने पहले ऑलरेडी 5, 6, 8 साल अगर बाकी कोई एजुकेशन में हमने अगर वेस्ट की है और फिर आर्ट फील्ड में आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है। एक और दूसरा एंगल है इसको, आर्ट फील्ड में आना और वहां से हमें आनंद मिलना या फिर समाधान मिलना, ये जितनी इम्पोर्टेंट चीज है उतना ही आर्ट के साथ काम करते हुए सर्वाइव करना लाइफ में ये भी मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आर्ट के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आर्ट के लिए तो खर्चा आता है। ये खर्चा कहाँ से लाएंगे अगर हम लोग उसको सेल नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे उसका, या फिर उसको आगे अगर स्कोप नहीं मिलता है, तो ये सबके बारे में हमें जानना पड़ता है। तो ये सब जानते हुए हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी कोई फील्ड में जाने के बाद आप अगर आते हैं आर्ट में तो उसमें खास लॉस नहीं है, लेकिन जिंदगी के जो साल हमारे जाने वाले हैं उसके वजह से उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम आर्ट करने के बाद अगर छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं दूसरा तो वो चलेगा, लेकिन दूसरा कोर्स करके अगर हम फाइन आर्ट में आते हैं तो जो साल हमारे जाने वाले हैं लाइफ के वो हमें कई बार मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और पेरेंट्स का एज और उनका जो कमाई करने का जो कुछ साधन होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है और हमें फिर आर्ट के लिए जो खर्चा आता है उसको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग 12th के बाद इमीडिएट ही आर्ट फील्ड में आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोर्स करके आने में हमारा समय वेस्ट हो जाता है या समय ज्यादा हमारा जो है वो काम में नहीं आता है। देखो आर्ट फील्ड में आने वाले को हर टाइप का नॉलेज होता है, नॉलेज की जरूरत होती है। एक आप अगर अभी सभी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं
मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा इस दरमियान, क्योंकि आर्ट फील्ड में आप अगर टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको दुनिया के जितने भी नॉलेज का पार्ट है वो सारा के सारा आपको अच्छा जानकारी में रहना चाहिए, सबकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपने अगर बड़े आर्टिस्ट देखे होंगे, लियोनार्डो विंची से लेके जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, वो सारे आर्टिस्ट एक टाइप के साइंटिस्ट भी है। उनने कई सारी खोज की है। या फिर जो आर्टिस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट है जैसे हुसैन है या पिकासो है, इन सब आर्टिस्ट ने अपनी खुद की एक शैली डेवलप की है, मतलब एक नया खोज उन्होंने किया है आर्ट में, और इसलिए वो आज टॉप में है। तो हमें अगर खोज करना है, अगर हमें टॉप पे जाना है, अगर हमें सब बाकी कलाकारों से आगे निकलना है, तो हमें जितनी ज्यादा जानकारी होगी अलग अलग फील्ड की उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर हम लोग अलग फील्ड से भी आएंगे तो लॉस तो नहीं है, लेकिन जिंदगी का कैलकुलेशन करते वक्त वो मायने रखता है। तो ये दोनों के बारे में सोच के हमें काम करना चाहिए। आनंद ठीक है क्या? और क्वेश्चन यस कुछ और सर, था तुम्हारा? थैंक यू सर, धन्यवाद बताने के लिए ये बात। और ओके सर ओके। एक सबसे मेन क्वेश्चन की सर, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आगे क्या है, इसके अंदर क्या करियर है आगे, और उसके अलावा इसके अंदर मतलब पैसे का क्या है कि कैसा पेमेंट मिलता है, क्या डायरेक्ट कंपनी के ओके, अंदर जॉब मिलता है? तो आप उस बारे में भी थोड़ा बताइए, पैसा कमाने में कितना टाइम ठीक है। लगता है वो ओके सब। ओके 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 ओके। जैसे बाकी फील्ड में होता है कि नॉर्मली ग्रेजुएट किया कि आप लोगों को इमीडिएट कोई ना कोई जॉब लग जाता है और कुछ ना कुछ सैलरी मिलती है। अब कितनी मिलती है मैंने नहीं रखती, लेकिन सैलरी मिलती है। लेकिन आर्ट फील्ड ऐसा है कि इसमें आप अगर कमर्शियल में जाते हैं या कोई डिजाइनिंग फील्ड में जाते हैं तो बाकी फील्ड जैसा जॉब भी मिल जाएगा या कुछ ना कुछ काम मिलेगा जिसमें से इनकम शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छे अप्लाइड आर्टिस्ट है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आपको जॉब मिल सकता है। कोई भी कंपनी में उनका जो कुछ प्रोडक्ट बनता होगा वो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो कंपनी में भी आर्टिस्ट की पोस्ट होती है। अरे अपना रिजर्व बैंक में भी आर्टिस्ट की पोस्ट है। रिजर्व बैंक भी आर्टिस्ट के पोस्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक सेकेंड ना, मेरा फोन बिजली खाली करेगा। हाँ, रिजर्व बैंक में भी आर्टिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा जितने भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो हर मिनिस्ट्री में आर्टिस्ट की कोई ना कोई पोस्ट है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी, स्टेट मिनिस्ट्री में भी। हमारे जो टांगसाल है ना, जहाँ पे हमारी नोटें बनती है, वहां पे भी हमारे आर्टिस्ट की जरूरत होती है। कई सारे हॉस्पिटल में आर्टिस्ट की जरूरत होती है। सारे स्कूल में आर्ट टीचर तो रहते हैं, आपको सबको पता ही होगा। तो जितने भी कंपनी है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोग आर्टिस्ट का काम बाहर से करवाते हैं डिजाइनिंग का, कुछ लोग खुद आर्टिस्ट को अपॉइंट करते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आर्टिस्ट का जॉब नहीं है ऐसी कोई जगह दुनिया में फिलहाल नहीं है। अब थोड़ी सी गड़बड़ अपने यहाँ ऐसी है कि अभी कंप्यूटर आ गए, जिसकी वजह से एक्चुअल में डिजाइनिंग करना हमें लगता है आसान हो गया। लेकिन एक्चुअल डिजाइन और हम लोग जो डिजाइन समझते हैं, इसमें जो फर्क है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आर्टिस्ट क्यों है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर कोई डिजाइन करना है, एक आधा लोगो करना है, या फिर कोई लेटरहेड बनाना है, या कोई प्रोडक्ट है उसके लिए डिजाइन करना है, तो नॉर्मल आम आदमी क्या करता है, कंप्यूटर पे जाता है, गूगल पे जाके सारे अच्छे अच्छे डिजाइन उठा लेता है, फिर उसमें से डिजाइन में से कोई एक आध दूसरा एलिमेंट चेंज करके अपना डिजाइन पेश कर देता है। लेकिन आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता। आर्टिस्ट क्या करेगा, आपकी जो कंपनी है उसके बारे में पूरी जानकारी लेगा, उसके जो भी चीजें प्रोडक्ट जो बनता है उसकी जानकारी लेगा, उसमें क्या क्या खासियत है वो जानेगा, और उसमें से कुछ नया ऐसा क्रिएट करेगा जो दुनिया में बाकी कंपनियों के पास वो नहीं है और आपके पास है, वो खासियत ढूंढ के उसको प्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों में मेन बेसिक फर्क होता है। ये नॉर्मली आम आदमी या बाकी फील्ड से या टेक्निकली आया हुआ आदमी ये सब नहीं करता है, लेकिन आर्ट फील्ड से आया हुआ आदमी ये सर्च किए बगैर या उसको कुछ खासियत ढूंढे बगैर उसको आगे पेश नहीं करेगा। तो ये बेसिक फर्क रहने की वजह से आर्टिस्ट कोर्स करने के बाद आपको कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाता है। लेकिन इसमें दूसरा एक पहलू ऐसा है, जिन्होंने फाइन आर्ट किया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, स्कल्पचर किया है, और चाहते हैं कि मैं खुद के लिए काम करूं, मैं सेटिस्फैक्शन के लिए काम करूं, मुझे खुद को आनंद मिले इसके लिए काम करूं, तो फिर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसको खुद अगर अच्छा आर्टिस्ट है,
तो फिर जो कुछ आर्टिकल बनाएगा, जो कुछ पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूरल जो कुछ बनाएगा, उसके एग्जीबिशन किए जा सकते हैं और एग्जीबिशन में वो बेचे जा सकते हैं, जिसको काफी अच्छी कीमत मिलती है, जो हमारा साल भर की सैलरी भी ना आए किसी बाकी जगह जॉब करके। इतनी कीमत अच्छे अच्छे आर्टवर्क को आती है, अच्छे पेंटिंग को आती है, अच्छे स्कल्पचर को आती है। नॉर्मली हमारी जो साल भर की सैलरी होती है ना किसी भी जॉब करने के बाद, उससे अच्छी कीमत एक आर्टिकल को मिल जाती है अगर हम लोग प्योरली आर्टिस्ट बने। लेकिन ये बिकना और वो लेवल तक पहुंचना, ये बहुत बड़ा काम होता है और इसमें काफी मेहनत, काफी लगान और काफी रियाज की जरूरत होती है, जिसके लिए शायद हमारी पूरी जिंदगी भी गुजर जाए। अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा, कुछ पेंटिंग बिकते हैं या ऑक्शन होता है, एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में जाती है। यानी अभी इंडिया के एक आर्टिस्ट का पेंटिंग 36 करोड़ में बेचा गया। तो 36 करोड़ शायद किसी सैलरीड पर्सन की साल भर की क्या जिंदगी की सैलरी भी ना हो। इतना पोटेंशियल इसमें है, लेकिन ये पोटेंशियल रहते हुए भी हर कोई यहाँ तक नहीं पहुंचता है, ये भी डर इसमें रहता है। और इसलिए लोग क्या करते हैं कि इमीडिएट ग्रेजुएट होने के बाद या जैसा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें जॉब पकड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन करना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें से आगे बढ़ते हैं। देखो अभी एक दूसरा नया चीज भी है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। फिलहाल एक एनिमेशन फील्ड है, मूवीज है अलग अलग, तो मूवी मेकिंग का फील्ड है, या फिर अभी जो नया क्या बोलते हैं, ये जो 2-3 ऐप आया है जिसके ऊपर अलग अलग सीरियल चलती है, तो ये सबका डिजाइनिंग इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट डिजाइनिंग के कुछ कोर्सेज जैसे एनआईडी है या एनआईटी है, इस टाइप के कई सारे संस्थान है, इसमें अलग से कोर्स चलते हैं और ये भी उतने ही मायने रखते हैं और जिसमें अच्छा खासा आमदनी मिलती है और आर्ट भी होता है। देखो मैंने अभी तक आप लोगों को जितनी जानकारी दी, इसमें दो टाइप आप लोगों ने सीधे सीधे समझ लिए होंगे। एक जिसमें आमदनी अच्छी हो या आमदनी की गारंटी हो, और दूसरा एक जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो लेकिन आमदनी की गारंटी कम हो। आर्ट में ये दोनों भी रास्ते हैं और ये सीधे दूर तक चले जाते हैं। जो दूर तक जा पाएगा वो सक्सेस है, जो नहीं जा पाएगा, बीच में हिम्मत हारेगा, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन सेटिस्फैक्शन तो हर वक्त मिलता है। आर्ट में आप जब भी काम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन, एक्चुअली हर इंसान के जिंदगी का मकसद क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ सोने के लिए कोई जिंदगी में नहीं आया हुआ है। हर किसी को जिंदगी में सेटिस्फैक्शन चाहिए और सेटिस्फैक्शन आर्ट फील्ड में आने के बाद बहुत और पूरा मिलता है। ये इसकी खासियत है। आनंद, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? जवाब आ गया या कुछ रह गया? मैं क्वेश्चन भूल गया तुम्हारा। यस सर। तो सर ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर मतलब फ्यूचर में पैसा कैसे मिलेगा? देखो मैंने वही चीज अभी बताई कि फ्यूचर में पैसा कैसा मिलेगा, कि अगर आपने जॉब करना तय किया तो फिर पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती, कि जॉब तो मिल ही जाएगा। कोई तो कोई प्रिंटिंग प्रेस में मिलेगा, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मिलेगा, कोई टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मिलेगा, कोई इंडस्ट्री में डिजाइनिंग का काम मिल जाएगा। कुछ नहीं तो जो अलग अलग टाइप के जो प्रिंटिंग होता है उसमें आर्टिस्ट का काम रहता है, उसके डिजाइनिंग का जॉब मिलेगा। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि अलग अलग शहर के अलग अलग चौक में कई सारे स्टैचूज लगे होते हैं, कुछ म्यूरल्स लगे होते हैं। ये सारे जॉब आर्टिस्ट के बगैर नहीं हो सकते। तो ये जो जॉब करेगा उसको तो सैलरी मिल जाएंगी, लेकिन जिसको जॉब नहीं करना है, दूसरे के मुताबिक काम नहीं करना है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है, उसके लिए जॉब नहीं है। उसको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते रहना है और काम करने के बाद जब हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उसके आर्टिकल को बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। लेकिन ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मुझे ओके सर। होता है। तो एक आवाज जन आ का रहा है ना क्वेश्चन। मेरा? हाँ सर, हाँ क्वेश्चन सर आ रहे हैं बीच में आपकी आवाज चली गई, ये तय करना मुश्किल होता है, वहीं तक आवाज आई और फिर आवाज बीच में कट गई। वापस ओके बोलिए, क्या तय करना? ओके ओके ओके, ठीक है। हमें खुद के लिए काम करना है या जॉब करना है, ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके सर तो एक जन का क्वेश्चन है हाँ कि हम जो इंटरमीडिएट एग्जाम देते हैं, एलिमेंट्री एग्जाम देते हैं, तो वो एग्जाम से हाँ एडमिशन में क्या फर्क पड़ता है? तो आप उस बारे में थोड़ा हाँ हाँ, डिटेल दीजिए। क्या ठीक है उससे ठीक है, कुछ अच्छा ओके, मिलता है क्या? ठीक है ओके सर। ठीक है ठीक है। देखो एक तो बात मैंने अभी बता दी कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट करने से हमें जो
सीईटी एग्जाम देते हैं हम लोग एडमिशन के लिए, उस सीईटी एग्जाम में उसके मार्क्स मिलते हैं, ऐड हो जाते हैं सीईटी के साथ। जैसे इंटरमीडिएट में अगर ए ग्रेड मिलती है तो 10 मार्क्स मिलते हैं, अगर बी ग्रेड मिलती है तो 6 मार्क्स काउंट होते हैं, और सी ग्रेड मिलती है तो 4 मार्क्स काउंट होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अभी 10th में भी वो मार्क्स ऐड करना चालू किया, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो 10th के मार्क्स में भी अभी वो मार्क्स काउंट होते हैं। आपने किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बाकी किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना है तो ड्राइंग में अगर आपने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दिया है तो उसके मार्क आपके 10th के मार्क के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक उसका फायदा है मार्क्स मिलना। दूसरा फायदा ये होता है कि हमें, हमारे अंदर जो आर्ट है वो कितनी है, हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, हमें आर्ट फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, ये हम लोग इंटरमीडिएट करने के बाद हम लोग वो तय करना आसान हो जाता है। एक तो वहाँ पे कोई ना कोई पढ़ाने वाला टीचर होता है जो अच्छा एक्सपर्ट होता है, जो हमें गाइड करता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं या हमारा जो कुछ आर्ट बन रहा है उसकी लेवल अच्छी है या नहीं है, ये तय करने का भी काम वहाँ होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट एलिमेंट्री हर किसी को करनी चाहिए। दूसरी बात, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट तक आप लोग को आर्टिस्ट बनने के लिए एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं है, आप लोग अच्छे रसिक है या नहीं, या बनने के लिए या उसकी जानकारी के लिए आप लोग एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देते हैं। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट हर किसी ने देनी चाहिए ताकि हमारे अंदर का जो रसिक है वो भी जागृत हो जाए, और हम लोग अगर आगे आर्टिस्ट बन सकते हैं तो वो कैपेसिटी की भी हमें अच्छा अंदाजा आ जाए। तो इसके लिए वो जरूरी है और वो हर किसी ने करना चाहिए। सर रसिक का क्या मतलब? रसिक, रसिक मतलब आर्ट लवर। ओके सर। हाँ आनंद। तो सर जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें न्यू हाँ एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी आया, हाँ, उससे क्या प्रावधान, क्या प्रोविजन मिलेगा उससे, तो आप वो वेरी थोड़ा गुड, बता। वेरी गुड, वेरी गुड, ये टॉपिक लेना चाहिए था पर आप गुड। भारत सरकार ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। जैसे हम लोग अभी तक जूनियर केजी, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी करते थे, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते 10th तक जाते थे। 10th को पास हो गए तो फिर 11th 12th करते थे, 11th 12th में पास हो गए तो फिर आगे ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में या डिग्री में एडमिशन लेते थे। ये सारा सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो चुका है। इसमें हम लोग नर्सरी से लेके, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ग्रुप बन गया है, फिर 4th 5th 6th का अलग ग्रुप बना है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th को मिला के एक अलग ग्रुप बना है। ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और ये सब में आर्ट, इसके मार्क हमारे रेगुलर रिजल्ट में काउंट किए जाएंगे। अभी क्या होता है कि ग्रेड दी जाती है कई कई स्कूल में ड्राइंग को या आर्ट सब्जेक्ट को, यहाँ पे अभी आप लोग डायरेक्टली मार्क्स मिलेंगे और वो हमारे फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे, कोई भी आर्ट को छोड़ के आगे नहीं जा पाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हम लोग जो अभी 10th की एग्जाम होती थी वो 10th की एग्जाम बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट 12th की होगी। यानी हर किसी को 12th करना भी कंपलसरी हो जाएगा। 10th के बाद हम लोग डिप्लोमा को एडमिशन लेते हो अभी नहीं ले पाएंगे, अब हर किसी को 12th करना है, और 12th के बाद हमें एडमिशन लेना है आर्ट फील्ड में। इसके साथ साथ 12th तक ड्राइंग करीब करीब कंपलसरी किया हुआ है, यानी ड्राइंग या आर्ट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट आपको लेना कंपलसरी है, और वो 12th तक है। देखो अभी 8th के बाद 9th 10th 11th 12th को ड्राइंग या आर्ट के कोई सब्जेक्ट नहीं थे, फाइन आर्ट के सारे सब्जेक्ट अभी हम लोग वॉमिट कर देते थे, और बाकी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या बाकी जो सारे फील्ड है उसी में सिर्फ हम लोग एजुकेशन लेते थे। लेकिन अभी हर क्लास में, हर फील्ड में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में हम लोग फाइन आर्ट को पढ़ सकते हैं। ऐसा एक नया अभी इसमें बदलाव आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा और एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम लोग अभी तक सोचा भी नहीं था कभी। हम लोग चाहे मेडिकल में जाए, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, चाहे और किसी फील्ड में जाए, इसके बावजूद हम लोग उन सब्जेक्ट के साथ में 2 सब्जेक्ट आर्ट के भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल के 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट हम लोग मेडिकल के लेंगे और 2 सब्जेक्ट हम लोग फाइन आर्ट के भी ले सकते हैं। ये एक अलग से अमेंडमेंट अभी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है। या किसी को लगता है कि मुझे 6 नहीं करना है, 3 ही सब्जेक्ट इसमें लेना है और 3 फाइन आर्ट के लेना है, तो वो वैसे भी ले सकता है। इंजीनियरिंग वाला या फिर बाकी किसी भी फील्ड में, आर्किटेक्चर में है, तो ये सबके साथ साथ में
हम लोग फाइन आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं तो हम लोग अगर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, हमें फाइन आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं, तो हम लोग बाकी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फाइन आर्ट के कॉलेज में जाके भी पढ़ सकते हैं। ऐसे एक अलग से अमेंडमेंट अभी ये नए एजुकेशन पॉलिसी में आई है और इसका फायदा मुझे लगता है जो एक्चुअल आर्ट लवर है, जिनको जिंदगी में लगता है कि हमें आर्ट फील्ड में जाना चाहिए था या अच्छे से इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई लोग ग्रेजुएशन होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद या पीएचडी के बाद जो बाद में फाइन आर्ट में आते हैं, क्योंकि बाद में उनको महसूस होता है कि नहीं हम तो बने ही आर्ट के लिए है और हम लोग आर्ट फील्ड के किसी और फील्ड में, आर्ट फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में गए थे, तो ये सारा चेंज होके हम लोग फिर आर्ट फील्ड में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो आर्ट न्यू एजुकेशन में एक आर्ट में बड़ा बदलाव है और बहुत फायदेमंद है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ आनंद। थैंक यू सर। तो सर अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से दरख्वास्त है, जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा आप सभी से दरख्वास्त है कि आप जो क्वेश्चन है उसको रेडी कीजिए और आप सर से पूछिए और सर आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है? अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं आप सब लोग। सर इन कोर्सेज में अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना लगेगा? पायल फिर से बोलना पड़ेगा मुझे ना, थोड़ा मैं ट्रैवलिंग में तो आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है नेटवर्क के इश्यू की वजह। आप थोड़ा सा जोर से और थोड़ा सा धीरे से बोले तो मैं सुन पाऊंगा। सर मैं कह रही थी कि इन कोर्सेज में अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना लगेगा? आप फीस के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी सर। ओके। एक्चुअली हमारा अभी डिस्कशन में छूट गया था, ये आना चाहिए था डिस्कशन में भी। एक्चुअली आर्ट में जितना भी आर्ट मटेरियल लगता है उसका खर्चा तो काफी है और आर्ट मटेरियल अभी अपने यहाँ काफी कॉस्टली भी है एक्चुअली। लेकिन फिर भी जो फीस स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो हमें कंपलसरी भरना पड़ता है वो गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग है। जैसे आप लोगों ने अगर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट या जो औरंगाबाद नागपुर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिलता है तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है 7-7.5 हजार एनुअली, यानी बहुत कम फीस है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं बीएफए के तो वहाँ पे भी इसी रिलेटेड या इससे आसपास की फीस है अगर वो ग्रांटेड है तो। लेकिन वो अगर नॉन ग्रांटेड में जाते हैं तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। डिप्लोमा का फीस स्ट्रक्चर नॉर्मली 15 से 20 हजार के आसपास या 30 हजार के बीच में है। लेकिन जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है जैसे कि रचना संसद है या फिर भारतीय विद्यापीठ है या इस टाइप के जो बाकी के प्राइवेट कॉलेज है वहाँ का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे विवाह है, विवाह का कुछ 65,000 एनुअली है, रचना संसद का कुछ 1,65,000 एनुअली है, भारतीय विद्यापीठ का भी शायद कुछ 85,000 के आसपास है। तो फीस स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग है। लेकिन ये फीस के साथ जो आर्ट मटेरियल लगता है वो भी आपको काफी कॉस्टली है। जैसे नॉर्मली फाउंडेशन कोर्स है तो एक 5 से 6 हजार का मटेरियल मिनिमम लगता है। उसके बाद अगर आप लोग एटीडी में जाते हैं तो 6 से 7 हजार का मटेरियल साल भर में मिनिमम लगता है। इसके अलावा बीएफए में जाते हैं तो एक 10 से 15 हजार के आसपास का मटेरियल लगता है हर साल में। लेकिन अगर हम लोग आगे जाते हैं जैसे बाद में कैमरा लेना पड़े तो उसकी कॉस्ट अलग रहती है और ज़्यादा रहती है। आप प्रिंट मेकिंग में जाते हैं तो उसका अगर किसी मटेरियल लेना है तो वो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। फाइनल ईयर में जो मटेरियल आर्टिस्ट क्वालिटी यूज होता है तो वहाँ पे और कॉस्ट बढ़ती है। तो नॉर्मल थोड़ा सा कॉस्टली है बाकी कोर्सों से, लेकिन फिर भी 10,000 या 20,000 के बीच में खर्चा रहता है मैक्सिमम और 5,000 से 10,000 के बीच में मिनिमम एनुअली खर्चा। और इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी बताई दिया आप लोगों को। और आगे किसी को कुछ क्विज है? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आप सर से पूछ सकते हो। आप अनम्यूट करके पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ सर, ये एक आपने जीडी आर्ट बताया, बीएफए और एटीडी, और चौथा कौन सा एक कोर्स आपने बताया था? बीएफए, एटीडी और जीडी आर्ट है जो डिप्लोमा है, जो इक्वलेंट टू बीएफए है लेकिन डिप्लोमा है और 10th के बेसिस पे होता है और 5 साल का है 10th के बाद, जिसमें फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है और उसके बाद 4 साल डिप्लोमा होता है जिसमें एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस और डिप्लोमा, ऐसे आगे 4 साल है। सिलेबस करीब करीब सिमिलर टू बीएफए है। हाँ सर, ये आपने जीडी आर्ट, बीएफए,
ATD और एक और ऐसा 4 कोर्स एक बताए थे। बीवीए जो हाँ। एफिनिटी में है, बैचलर इन विजुअल आर्ट। BVA। देखो अभी ये अच्छा, बीवीए, हाँ देखो अभी ये हो गया ग्रेजुएशन, इसके बाद में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट भी होता है, और मास्टर अच्छा। जो है वो 2 साल का होता है। इसके आगे का कोर्स उसमें पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ तक सब बेसिक बेसिक ही पढ़ते हैं, बोलेंगे बीएफए तो तक भी चलेगा, क्योंकि उसमें जो मास्टरी लेनी है हर सब्जेक्ट की, वो एमएफए में होता है। उसके बाद पीएचडी भी होती है, लेकिन पीएचडी थियोरेटिकल सब्जेक्ट की होती है, अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो जो फील्ड में हम लोगों ने मास्टरी की है या एमएफए किया है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में हम लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। इतना एजुकेशन आगे अवेलेबल है ये फील्ड में। सर थोड़ा BVA के बारे में बताइए ना। बीवीए, यस सर। देखो बीवीए जो है ना, इसमें हम लोग जो बीएफए में प्रैक्टिकल वर्क को जितना तवज्जो देते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा सा बीए में थियोरेटिकल है। बाकी बीवीए और बीएफए में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बीएफए में प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी कम है, और बीए में थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। इतना ही अंतर है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है उसमें। ओके सर, और वो भी 4 साल का है, 4 या 5 साल? हाँ वो भी 4, हाँ 4 साल। ओके 12वीं के बाद 4 साल का। ओके। और किसी को कुछ क्यूरीज है, कुछ सवाल होंगे तो आप लोग सब पूछ सकते हैं अभी। और सर गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ आर्ट कितने साल का है? कौन सा बैचलर? सर ये GD आर्ट, गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ आर्ट आप जो बोले वो हाँ एटीडी की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, GD आर्ट जो आप बोले, GD आर्ट। जीडी आर्ट नहीं, Yes. जीडी आर्ट जो है ना, वो 5 साल का है, जिसमें फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कॉमन होता है, और उसके बाद उसमें फिर बाकी अप्लाइड, पेंटिंग, स्कल्पचर, सिरामिक, ये कोर्सेज हो जाते हैं। ओके, स्कल्पचर, सिरामिक, ये सब आप बोले ना? सब जितने बीएफए में सारे सब्जेक्ट उसमें भी है, लेकिन वो फाउंडेशन के बाद लिए जाते हैं। और बीएफए में 12 के बाद होता है, यहाँ पे फाउंडेशन के बाद होता है। फाउंडेशन 10 के बेसिस पे रहता है। ओके सर, तो सर हमारे एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि बीएससी के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? कौन सा एंट्रेंस बीएफए के बाद एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन एमएफए में एडमिशन लेते वक्त इंटरव्यू नॉर्मली लिया जाता है। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गए तो कभी कभी प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं, सर क्योंकि बीएससी एमएफए में एडमिशन देते वक्त हर कॉलेज चाहता है कि उनके पास जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं वो अच्छे स्टूडेंट आए, तो इसके लिए उन लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट नहीं लिया तो इंटरव्यू लेते हैं। सिर्फ मार्क के बेसिस के ऊपर बहुत कम जगह पे एडमिशन होता है, जैसे नागपुर है, यहाँ पे सिर्फ बीएफए के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। लेकिन जेजेएस टॉप में इंटरव्यू होता है, कभी कभी टेस्ट भी ली जाती है। सर, तो उनका क्वेश्चन है कि बीएससी के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम है क्या जो हम दे सके? पेंटिंग के बाद बीएससी सर, पेंटिंग के बाद कोई, देखो बीएससी पेंटिंग के बाद कोई एग्जाम तो नहीं है। पेंटिंग नहीं सर, सर बैचलर इन साइंस, कोई बैचलर इन साइंस बैचलर इन फाइन आर्ट के बाद ना, बैचलर इन फाइन आर्ट सर, के बाद ही एमएफए में एडमिशन लिया जाता है ना। सर प्लेन ग्रेजुएशन साइंस, बैचलर इन साइंस। साइंस के बाद नहीं हाँ नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बाद अलग से कोई एडमिशन नहीं मिलता है। हाँ, जो डांस ड्रामा में जो जहाँ पे मास्टर इन फाइन आर्ट है, वहाँ पे वो मुमकिन है। जैसे नागपुर में डांस ड्रामा म्यूजिक का एमएफए है, तो वहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस के ग्रेजुएट को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एक्चुअली म्यूरल, पेंटिंग, स्कल्पचर, पोर्ट्रेट, इसमें या प्रिंट मेकिंग, इसमें बाकी किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलता है। वहाँ पे सिर्फ बीएफए, बीवीए या फिर जीडीआर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। वो भी जीडीआर के भी एडमिशन अभी बंद किए हैं गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से। एमएफए में एडमिशन नहीं देते हैं उसको, फिर एक साल का एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, और उसके बाद फिर एमएफए को एडमिशन मिल सकता है, वैसे नहीं मिलता है। क्या पता चला? एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है जीडीआर के बाद, डिप्लोमा के बाद में। अगर ब्रिज कोर्स आप अच्छे से कर पाए तो फिर आपको मास्टर में एडमिशन मिल सकता है, जो 1 साल का होता है। ओके सर, तो किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, सर डिटेल में आपको अच्छे से बता देंगे। हाँ,
और किसी को कुछ क्यूरीज है तो पूछिए। कुछ क्वेश्चंस है किसी को? नहीं सर, अभी तो बस नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है आनंद, ठीक है, अपना समय भी वैसे खत्म हुआ है, 7 बज ओके चुके सर। हैं। हाँ सर, हाँ। तो इसी के साथ अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सब, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जुड़ने के लिए इस सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का अच्छा गाइडेंस आप सभी को मिला होगा और आप सबका हेल्प होगा, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल हो गया अगर अगर आप सबको हेल्प मिल गया तो इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं अपने हमारे स्पीकर मारुति सेलकर जी, इनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शेलके जी। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। परत खाली तो नको ना। अब आप इस वीडियो को, ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारा AVVP भिवंडी का यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसका एक्सक्लूसिव सेशन भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। संपेल होता। और ये इवेंट हम लोग का 13 तारीख तक चलेगा। इसके अलावा भी जो भी इवेंट है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी फॉर्म ओपन है। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड तो अभी आप सब लोग लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अनल, अच्छे से अच्छा किया तुमने, अच्छा अच्छा चला।